जय हिंद। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के ओरिजिन की कहानी क्या रही है और बुद्धिज्म के टेक्सचुअल सोर्सेस कौन कौन से हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा के बारे में। बुद्धा की हिस्ट्री को बहुत ब्रीफली आज के सेशन में हम देखेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी अंडर बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो ये जो बुद्धिज्म है ये ऑरिजिनेट हुआ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। बुद्धिज्म कहां पर ऑरिजिनेट हुआ? बुद्धिज्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऑरिजिनेट हुआ। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऑरिजिनेट होने के बाद बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया के लंबे चौड़े हिस्से में स्प्रेड हुआ, लंबे चौड़े हिस्से में ग्रो किया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, बुद्धिज्म ऑरिजिनेट कहां पर हुआ? बुद्धिज्म ऑरिजिनेट हुआ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। और बुद्धिज्म के ओरिजिन की कहानी क्या है? बुद्धिज्म के ओरिजिन की कहानी सिद्धार्थ की स्टोरी के साथ में अटैच्ड है। सिद्धार्थ जो कि आगे चल के गौतम बुद्ध कहलाएंगे। दुनिया भर में बुद्धिज्म इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन। दुनिया भर का फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है बुद्धिज्म। दुनिया भर की लगभग 7% पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो करती है। टॉप 3 रिलीजन्स कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे क्रिश्चियनिटी, दूसरे पे है इस्लाम और तीसरे पे हिंदुइज्म। और दुनिया भर का फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 0.7% पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो करती है। और इंडिया में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कहां पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। देखो, कुछ सिंपल से फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को दिमाग में रखना। एक तो ये याद रखना कि बुद्धिज्म ऑरिजिनेट कहां पर हुआ? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऑरिजिनेट हुआ। दूसरा, दुनिया भर का फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है बुद्धिज्म। दुनिया भर की लगभग 7% पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो करती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 0.7% पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो करती है। और इंडिया में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कहां पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। एक सवाल ये भी आता है कि बुद्धिज्म के ओरिजिन के पीछे कॉजेस क्या रिस्पॉन्सिबल रहे, और बड़े सिंपल से कॉजेस हैं। एक तो ये वो दौर है जब ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। और ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिल रहा था, इसको वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी चैलेंज कर रहे थे। स्पेशली जो क्षत्रिय कम्युनिटी है वो चैलेंज कर रही थी इस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। इस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के ऑल्टरनेटिव के तौर पे इमरजेंस देखने को मिलेगा बुद्धिज्म का। तो एक कॉज कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहा? ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में लड़ाई। दूसरा, ये जो वैश्य कम्युनिटी के लोग थे, ये जो अदर मर्चेंट ग्रुप्स थे, जो कि ट्रेड करते थे, जो कि कॉमर्स करते थे, जो कि पैसा कमा रहे थे, ये जो वैश्य कम्युनिटी के लोग थे, इनको चाहिए था पीस। और क्योंकि पैसा कमा रहे थे तो इनको चाहिए था सोसाइटी में बेटर स्टेटस। लेकिन ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के चलते इनको बेटर स्टेटस कहां से मिलता सोसाइटी में? तो ये जो वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं, ये भी ऑल्टरनेटिव के तौर पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे जहां पे बात हो इक्वालिटी के बारे में, जहां पे बात हो पीस के बारे में, जहां पे बात हो इनको सोसाइटी में बेटर स्टेटस देने के बारे में। और ये सारी बातें कहां पे देखने को मिल रही थी? बुद्धिज्म में देखने को मिल रही थी। और इस वजह से भी बुद्धिज्म का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन जनरल भी बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे, जिनमें बात की जा रही थी पीस के बारे में, जिनमें बात की जा रही थी इक्वालिटी के बारे में, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जनरल पब्लिक को भी अट्रैक्ट कर रहे थे। खासकर जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के मेंबर्स हुआ करते थे उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये जो जनरल पब्लिक है ये भी बुद्धिज्म के साथ में जुड़ने की शुरुआत करेगी। और इस वजह से भी इमरजेंस देखने को मिलेगा बुद्धिज्म का। बेहद सिंपल कॉजेज हैं। एक तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में लड़ाई, दूसरा सोसाइटी में बेटर स्टेटस की डिमांड, तीसरा
बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जहां बात की जा रही थी पीस के बारे में, जहां बात की जा रही थी इक्वलिटी के बारे में, जहां बात की जा रही थी नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ये प्रिंसिपल्स भी जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे थे और इस वजह से अल्टीमेटली बुद्धिज्म का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, ओरिजिन देखने को मिलेगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। अब सवाल आता है कि बुद्धिज्म के टेक्सुअल सोर्सेस कौन कौन से हैं। देखो, जितना भी अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ये जो अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसको मोटा मोटा दो में डिवाइड करके देखा जाता है। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर को दो में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से दो में डिवाइड करके देखा जाता है? एक होते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरे होते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। ये जो अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसको दो में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से दो में? एक कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। सवाल आता है कि कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे टेक्स्ट जो कि गौतम बुद्ध से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनको बुलाया जाता है कैनोनिकल टेक्स्ट। ऐसे टेक्स्ट जो कि गौतम बुद्ध से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनको बुलाया जाता है कैनोनिकल टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल जातकाज। अगर आपने बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपने फॉर श्योर ये टर्म सुना होगा, जातका स्टोरीज। जातकाज में क्या होता है? जातकाज आर बेसिकली डिटेल्स ऑफ बुद्धाज प्रीवियस लाइफ। बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ हुई, उनकी डिटेल्स, उनकी जानकारी जातकाज में प्रोवाइड की जाती है। और संस्कृत में ये जो जातकाज हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको जातका माला बुलाया जाता है। तो जातकाज अपने आप में इंपॉर्टेंट कैनोनिकल टेक्स्ट है। फिर दूसरा, निदेश या महानिदेश। निदेश या फिर महानिदेश क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सूतानीपात। ये जो सूतानीपात नाम का टेक्स्ट है, इसका जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 2 है, उसके ऊपर जो कमेंट्री लिखी गई है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको महानिदेश या निदेश बुलाया जाता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कैनोनिकल टेक्स्ट है। फिर तीसरा है बुद्धा वामशा। और बुद्धा वामशा क्या है? बुद्ध के आने से पहले जो अर्ली 24 बुद्धाज हुए, उनकी लाइफ की स्टोरी और उन्होंने क्या कामकाज किया, उसके बारे में बताया गया है इस बुद्धा वामशा में। फिर एक है अपदानास। और अपदानास क्या है? बुद्धिज्म के अंदर जो मॉन्क्स हुए, जो नन्स हुए, ऐसे मॉन्क्स, ऐसे नन्स जिन्होंने अरहत के लेवल को प्राप्त कर लिया है, जिनको एनलाइटनमेंट मिल गया है, उनकी बायोग्राफिकल स्टोरीज प्रोवाइड की गई हैं इन अपदानास में। और फिर एक है पति संविदा मग। ये जो पति संविदा मग है, इसमें प्रैक्टिकली बताया गया है कि किस तरीके से लिबरेशन को अटेन किया जा सकता है। लिबरेशन जिसके बारे में बात की थी गौतम बुद्ध ने। कैनोनिकल टेक्स्ट इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट है। जातकाज आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए। जातकाज का मतलब क्या है? जातका स्टोरीज, बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ थी, उनकी स्टोरीज हैं जातकाज में। दूसरा, आपको इस बुद्धा वामशा के बारे में पता होना चाहिए। बुद्धा वामशा क्या है? बुद्ध के आने से पहले जो अर्ली 24 बुद्धाज हुए, उनकी लाइफ की स्टोरी, उन्होंने क्या कामकाज किया, उसकी जानकारी मिलती है इस बुद्धा वामशा में। आपको अबदानास के बारे में पता होना चाहिए। अबदानास क्या है? बुद्धिज्म में ऐसे मॉन्क्स, ऐसे नन्स जिन्होंने अरहत के लेवल को प्राप्त कर लिया है, जिनको एनलाइटनमेंट मिल गया है, उनकी बायोग्राफिकल स्टोरीज हैं इन अबदानास में। बाकी निदेश को, महानिदेश को याद रखो। सूतानीपात का जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, उसके ऊपर कमेंट्री है निदेश या फिर महानिदेश। ये पति संविदा मग को याद रखो। लिबरेशन को कैसे प्राप्त करना है, उसके बारे में प्रैक्टिकली बात की गई है इस पति संविदा मग में। ये है कैनोनिकल टेक्स्ट। फिर इसके अलावा कुछ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं। और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब क्या है? ये जो कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा, उनके ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई, उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे गए। कैनोनिकल टेक्स्ट के ऊपर ये जो कमेंट्रीज लिखी गई, ये जो ऑब्जर्वेशंस लिखे गए, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक है मिलिंद पनाह। मिलिंद पनाह को मिलिंस क्वेश्चन भी बुलाया जाता है। मिलिंद पनाह को मिलिंस क्वेश्चन भी बुलाया जाता है। और मिलिंद पनाह में है क्या? एक राजा हुए मिलिंद या मिनेंडर। ये जो मिलिंद नाम के राजा हैं, इन्होंने मोंक नागसेन से कुछ सवाल पूछे। मोंक नागसेन
और मिलिंद के बीच में ये जो डायलॉग है इसको रिकॉर्ड किया गया है इस मिलिंद पना में। मिलिंद पना अपने आप में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको दिमाग में रखना। ये जो मिलिंद पना है ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। इसके अलावा एक है महावामशा और दीपवामशा। ये जो महावामशा और दीपवामशा है ये बड़े ही वेल नोन श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये जो महावामशा है इसमें बात की गई है रॉयल डायनेस्टीज के बारे में। उस दौर में श्रीलंका में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी रॉयल डायनेस्टीज देखने को मिलती थी उनके बारे में बात की गई है इस महावामशा में। और ये जो दीपवामशा है इसमें बात की गई है कि जब गौतम बुद्ध श्रीलंका जाएंगे तो वो क्या टीचिंग्स देंगे, उनकी टीचिंग्स के बारे में बात की गई है इस दीपवामशा के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ये जो महावामशा है और ये जो दीपवामशा है ये दोनों ही श्रीलंकन टेक्स्ट हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, एक तो जातकाज। जातकाज क्या है? बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज हैं उनको जातकाज बुलाया जाता है। दूसरा बुद्धावामशा। बुद्धावामशा क्या है? बुद्ध से पहले जो अर्ली 24 बुद्धाज हुए उनकी लाइफ की स्टोरी है इस बुद्धावामशा में। एक अबदानाज। अबदानाज क्या है? बुद्धिज्म के अंदर ऐसे मॉन्क्स और ऐसे नन्स जिनको अरहत का लेवल प्राप्त हो गया है उनकी बायोग्राफिकल स्टोरीज हैं इन अबदानाज में। इन तीन को याद रखना। और बाकी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, मिलिंद पना, मिलिंस क्वेश्चन, और महावामशा और दीपवामशा। महावामशा और दीपवामशा जो हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट श्रीलंकन टेक्स्ट हैं। मोटा मोटा पिक्चर होपफुली आपके दिमाग में सेट हुई होगी। इन चीजों को यहीं के यहीं दिमाग में बिठाओ ताकि रिवीजन में इजी हो, चीजें याद हों। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, बुद्धिज्म के अंदर टेक्सुअल सोर्सेस की कहानी क्या है वो तो होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है बुद्धा की हिस्ट्री के बारे में। देखो, बुद्धा जब पैदा हुए तो उनका नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। पैदा कहां पर हुए? लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए। कहां पे पैदा हुए? लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए। और कब पैदा हुए? 563 बीसी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 563 बीसी में पैदा हुए। जिस दिन बुद्धा पैदा हुए उस दिन बैशाखी पूर्णिमा हुआ करती थी। बैशाखी पूर्णिमा का दिन था। बैशाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नेपाल में सिद्धार्थ या फिर आगे चल के जो गौतम बुद्ध बनेंगे वो पैदा हुए। कौन सी डायनेस्टी में पैदा हुए? साक्य डायनेस्टी में पैदा हुए। बुद्ध जो है वो साक्य डायनेस्टी में पैदा हुए। और कौन से क्लेन में पैदा हुए? क्षत्रिय क्लेन में पैदा हुए। गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या था? किंग सुधोधन। किंग सुधोधन वॉज द फादर ऑफ गौतम बुद्ध। और मदर का नाम क्या था? क्वीन महामाया। महामाया इनकी मदर का नाम था और सुधोधन इनके फादर का नाम था। हालांकि बुद्ध जब बहुत छोटे हुआ करते थे तभी क्वीन महामाया जो है वो एक्सपायर हो जाएंगी। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण किया महाप्रजापति गौतमी ने। महाप्रजापति गौतमी इनकी फॉस्टर मदर है। गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ, इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। इनका एक बेटा भी था और बेटे का नाम क्या था? राहुल। ये तो बेसिक जानकारी है, होपफुली ऑलरेडी आपको पता होगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो अब है। 29 की एज पे गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। 29 की एज पे गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। और जब घर छोड़ा तो इनके साथ में एक हॉर्स था। उस हॉर्स का नाम क्या था? कंथक। हॉर्स का नाम क्या था? कंथक। और एक चैरियटर था, उस चैरियटर का नाम क्या था? चन्ना। हॉर्स का नाम कंथक था और चैरियटर का नाम क्या था? चन्ना था। अच्छा, गौतम बुद्ध ने अपना ये जो घर छोड़ा, इस इवेंट को क्या बुलाया जाता है? इस इवेंट को महाअभिषेक क्रमना बुलाया जाता है। ये जो इवेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, इस इवेंट को क्या बुलाया जाता है? इसको महाअभिषेक क्रमना बुलाया जाता है।
लगभग 6 साल तक गौतम बुद्ध मेडिटेट करेंगे और मेडिटेट करेंगे पीपल के पेड़ के नीचे। और 35 की उम्र में बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति हुई। निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 35 की उम्र में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहां पे प्राप्ति हुई? बोध गया बिहार में प्राप्ति हुई। जब निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon दिया, या फिर ये कहें कि अपनी पहली टीचिंग्स या अपना पहला प्रीचिंग या अपना पहला लेक्चर दिया। ये जो पहला sermon दिया गौतम बुद्ध ने, ये कहां पे दिया? ये डियर पार्क सारनाथ में दिया। सारनाथ में एक डियर पार्क है, वहां पे अपने 5 डिसाइपल्स को गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon दिया। और ये जो इवेंट है, इस इवेंट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना। धर्म के चक्र में परिवर्तन हो रहा है, धर्म चक्र प्रवर्तना। पहला sermon दिया गौतम बुद्ध ने, कहां पर? सारनाथ में। इस इवेंट को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तना। और एट द एज ऑफ 80 गौतम बुद्ध पास्ड अवे। 80 की उम्र में गौतम बुद्ध पास्ड अवे। कहां पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और ये जो इवेंट है, इसको क्या बोला जाता है? इसको महापरिनिर्वाणा बुलाया जाता है। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाणा बुलाया जाता है। तो ये जो 4 इवेंट्स हैं, ये चारों इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 29 की उम्र में घर छोड़ा, इसको बुलाया जाता है महाअभिषेक रमना। 35 की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहां पे? बोध गया बिहार में। पहला sermon कहां पे दिया? सारनाथ में दिया। और इस इवेंट को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तना। एंड 80 की उम्र में गौतम बुद्ध पास्ड अवे, और इस इवेंट को क्या बोला जाता है? इसको महापरिनिर्वाणा बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी अगर आपने थोड़ा बहुत भी बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है। अच्छा, बुद्ध के गुरु भी थे, और गुरुओं का नाम क्या था? एक अलारा थे और दूसरे उद्रक थे। अलारा एंड उद्रक वर द गुरुज ऑफ गौतम बुद्धा। बुद्धिज्म के अंदर 3 ज्वेल्स देखने को मिलते हैं। 3 ज्वेल्स, या इनको त्रिरत्नास बुलाया जाता है। 3 कौन कौन से ज्वेल्स देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म के अंदर? एक बुद्ध, बुद्ध बुलाया जाता है एनलाइटेंड वन को। जिनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई उनको बुलाया जाता है बुद्ध। दूसरा धम्म, और धम्म का मतलब क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको बुलाया जाता है धम्म। और तीसरा संघ। संघ का मतलब क्या है? बुद्धिज्म में जो मोनिस्टिक ऑर्डर देखने को मिलता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है संघ। ये जो 3 ज्वेल्स हैं, ये जो त्रिरत्नास हैं, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म में कौन कौन से त्रिरत्नास हैं? एक है बुद्ध, बुद्ध का मतलब एनलाइटेंड वन। दूसरा है धम्म, और धम्म का मतलब टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और तीसरा है संघ, संघ का मतलब मोनिस्टिक ऑर्डर। ये जो 3 ज्वेल्स हैं, ये जो त्रिरत्न हैं, इनको याद रखना। अच्छा, बुद्धा ने अपना पहला sermon कहां पे दिया? सारनाथ में दिया। और किसको दिया? अपने 5 डिसाइपल्स को दिया, अपने 5 कंपेनियंस को दिया। ये जो 5 डिसाइपल्स हैं, इनके नाम भी देख लेते हैं। एक हुए कौदनिया। एक कौन से थे? कौदनिया। दूसरे भद्रिका, तीसरे वास्प, चौथे महानामा, और 5वें अश्वजीत। ये 5 डिसाइपल्स थे जिनको सबसे पहला sermon दिया था बुद्धा ने। कौन कौन से? कौदनिया, भद्रिका, वास्प, महानामा, अश्वजीत। अभी हम बात कर रहे थे कि बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स देखने को मिलते हैं, त्रिरत्न देखने को मिलते हैं। ये जो त्रिरत्न है, ये जो 3 ज्वेल्स हैं, इनमें से संघ को, इनमें से मोनेस्टिक ऑर्डर को खुद गौतम बुद्ध ने इनिशिएट किया। कब इनिशिएट किया? अपने पहले sermon के टाइम पे। और ये जो संघ है जो बुद्ध ने बनाया, ये जो ग्रुप है जो बुद्ध ने बनाया, इसको सबसे पहली बार किसने ज्वाइन किया? एक तो खुद बुद्ध ने, और दूसरा बुद्ध के जो 5 कंपेनियंस थे, जो 5 डिसाइपल्स थे, जो कि इस पहले sermon को सुनने के लिए आए थे, उन्होंने संघ को ज्वाइन किया, उन्होंने ऑर्डर को ज्वाइन किया। अच्छा, एट द एज ऑफ 80 गौतम बुद्ध पास्ड अवे। ये जो इवेंट है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको महापरिनिर्वाणा बुलाया जाता है। ही पास्ड अवे एट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और कब? 483 BC में।
बेसिक जानकारी है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब हैं। बुद्धा किसके कंटेम्प्ररी थे? बुद्धा जी रहे थे बिंबिसार के रेन के दौरान। एक हरियंका डायनेस्टी हुई, इसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे। इसके एक तरीके से फाउंडर हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार के टाइम पे बुद्धा जी रहे थे। बुद्धा वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ किंग बिंबिसार। और इसके अलावा लास्ट के कुछ साल जो हैं, तब अजात शत्रु जो हैं वो राजा हुआ करते थे। तो बुद्धा अजात शत्रु और बिंबिसार के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कभी कभार पूछ लिया जाता है ये जो पर्टिकुलर इंसान है वो किसके कंटेम्प्ररी है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसे हैं जहां पे बुद्धा को या तो तथागत बुलाया गया है या साक्य मुनि बुलाया गया है, और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धा को या तो तथागत बुलाया गया है या फिर साक्य मुनि बुलाया गया है। जो बुद्धा के प्रेडिसर हुए उनको क्या बुलाया जाता है? उनको कश्यप बुद्धा बुलाया जाता है। बुद्ध से पहले जो आए, जो प्रेडिसर हुए, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको कश्यप बुद्धा बुलाया जाता है। और जो फ्यूचर बुद्धा हैं, जो कि आने वाले बुद्ध हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको मैत्रेय बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मैत्रेय बुलाया जाता है। इनफैक्ट मैत्रेय पे तो एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। फ्यूचर बुद्धा को क्या बुलाया जाता है? मैत्रेय बुलाया जाता है। ये जो चार चीजें हैं, ये चारों चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बुद्धा किसके कंटेम्प्ररी थे? बिंबिसार के और अजात शत्रु के। कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धा को तथागत या साक्य मुनि भी बुलाया गया है। बुद्धा के प्रेडिसर कौन थे? कश्यप बुद्धा। और फ्यूचर बुद्धा कौन है? मैत्रेय। बाकी तो सिंपल सी चीजें, बाकी ये चीज आपको पता है। अच्छा, ये जो इवेंट्स हैं इनको याद रखना। बुद्धा ने घर छोड़ा, इस इवेंट को क्या बुलाते हैं? महाअभिषेक रमना। बुद्धा ने जब घर छोड़ा तो इनके साथ में एक हॉर्स था, उसका नाम क्या था? कंथक। और एक चैरियटर था जिसका नाम था चन्ना। 35 की एज में बोध गया बिहार में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। पहला सेरेमन इन्होंने सारनाथ में दिया और इस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तना बुलाया जाता है। एंड एट द एज ऑफ 80 बुद्धा पास्ड अवे और इस इवेंट को महापरिनिर्वाणा बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, बुद्धा की लाइफ में 5 ग्रेट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो 5 ग्रेट इवेंट्स हैं, इनके साथ में कुछ सिंबल्स अटैच्ड हैं। कौन कौन से 5 ग्रेट इवेंट्स हैं और कौन कौन से सिंबल्स एसोसिएटेड है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बर्थ, बुद्ध पैदा हुए। बुद्ध की ये जो बर्थ है, बुद्ध का ये जो पैदा होना है, इसको दिखाया जाता है बुल से, या इसको दिखाया जाता है लोटस से, या इसको दिखाया जाता है एलिफेंट से, या इसको दिखाया जाता है फुटप्रिंट से। लेकिन आमतौर पे बर्थ को दिखाया जाता है या तो बुल से या फिर लोटस से। फिर दूसरा ग्रेट इवेंट है ग्रेट रेनंसिएशन। बुद्धा ने घर छोड़ा, दुनिया को रेनंसिएट किया। और ये जो ग्रेट रेनंसिएशन है, इसको दिखाया जाता है हॉर्स से, या इसको दिखाया जाता है एम्प्टी थ्रोन से, गद्दी छोड़ी थी, या इसको दिखाया जाता है बैगिंग बाउल से, या इसको दिखाया जाता है गंध कुटी से। गंध कुटी वो जगह है जहां पे घर को रेनंसिएट करने के बाद बुद्ध रहे। लेकिन आमतौर पे ये जो ग्रेट रेनंसिएशन है, इसको किससे दिखाया जाता है? हॉर्स से दिखाया जाता है। फिर निर्वाण की प्राप्ति हुई, और निर्वाण की ये जो प्राप्ति हुई, इसको दिखाया जाता है बोधि ट्री से या वज्रासन से। वज्रासन या बोधि ट्री से दिखाया जाता है निर्वाण को। आमतौर पे निर्वाण को दिखाया जाता है बोधि ट्री से। फिर सेरेमन, बुद्धा ने अपना पहला सेरेमन दिया, और ये जो सेरेमन दिया, इसको धर्म चक्र से दिखाया जाता है, या लायन से दिखाया जाता है, या डियर से दिखाया जाता है। लेकिन आमतौर पे सेरेमन को किससे दिखाया जाता है? धर्म चक्र से दिखाया जाता है। और फिर परिनिर्वाणा, बुद्ध चले गए, और परिनिर्वाणा को दिखाया जाता है स्तूपा से। परिनिर्वाणा को किससे दिखाया जाता है? स्तूपा से दिखाया जाता है। ये 5 ग्रेट इवेंट्स हैं बुद्धा की लाइफ के, और सिंबल्स हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बर्थ को किससे दिखाते हैं? बुल से या फिर लोटस से। बुल और लोटस के अलावा एलिफेंट से भी दिखाया जाता है और फुटप्रिंट से भी दिखाया जाता है। दूसरा ग्रेट रेनंसिएशन, इसको दिखाया जाता है हॉर्स से। हॉर्स के अलावा एम्प्टी थ्रोन से भी दिखाया जाता है, बैगिंग बाउल से भी दिखाया जाता है, और गंधकुटी से भी दिखाया जाता है। फिर तीसरा इवेंट है निर्वाण। निर्वाण को बोधि ट्री से दिखाया जाता है, और बोधि ट्री के अलावा वज्रासन से भी दिखाया जाता है।
चौथा है सेरेमन, सेरेमन को धर्म चक्र से दिखाया जाता है, धर्म चक्र के अलावा कभी कभी लायन और डियर से भी दिखाया जाता है। और लास्ट इवेंट है परिनिर्वाणा, ये जो परिनिर्वाणा है इसको स्तूपा से दिखाया जाता है। अच्छा, बेहद इंपॉर्टेंट चीज, बुद्धिज्म के अंदर जो वेदास की अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट किया गया, वेदास की अथॉरिटी को पूरे तरीके से रिजेक्ट किया गया बुद्धिज्म के अंदर। दूसरा, बुद्धिज्म के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल है, आत्मा है, इसको भी नहीं माना जाता है, इसको भी रिजेक्ट किया जाता है। बुद्धिज्म के लोग जो हैं वो आत्मा में, वो सोल में बिलीव नहीं करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल में बिलीव नहीं करते हैं। जैनिज्म के जो लोग हैं वो सोल में बिलीव करते हैं, जैनिज्म के बारे में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि बुद्धिज्म में एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल नाम का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नहीं माना जाता, दूसरा इन्होंने वेदास की जो अथॉरिटी है, ऑथेंटिसिटी है, उसको भी रिजेक्ट किया। अच्छा, व्हेन बुद्धा पास्ड अवे, तो सवाल उठा कि बुद्धा की ये जो लंबी चौड़ी टीचिंग्स हैं इनको कहीं तो कंपाइल किया जाए, कहीं तो एक जगह पे रखा जाए। इस कंपाइलेशन के लिए कई सारे काउंसिल्स हुए, उन काउंसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं इनको 3 पिताकाज में कंपाइल किया गया, बुद्धा की टीचिंग्स को 3 पिताकाज में कंपाइल किया गया। ये जो 3 पिताकाज हैं इनको क्या बुलाया जाता है, इनको त्रिपिताका बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, त्रिपिताका बुलाया जाता है। कौन कौन से 3 पिताकाज हैं, एक विनय पिताका है, एक सूत पिताका है, एक अभिधाम पिताका है। विनय पिताका, सूत पिताका, अभिधाम पिताका, इनके बारे में ब्रीफली आगे चलते पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद सिर्फ इतना रखना है कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको 3 पिताकाज में कंपाइल किया गया। ये जो 3 पिताकाज हैं इनको इकट्ठा क्या बुलाया जाता है, त्रिपिताका बुलाया जाता है। कौन कौन सी 3 पिताकाज हैं, एक विनय पिताका है, दूसरी सूत पिताका है और तीसरी अभिधाम पिताका है। और ये जो पिताकाज हैं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। अब सवाल आता है कि बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है। देखो, बुद्धिज्म में बात की जाती है 4 मेजर नोबल ट्रुथ्स के बारे में, कि भाई 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। कौन कौन से, एक तो दुख है, कि दुनिया में सफरिंग है, दुख है, दुख देखने को मिलता है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ दुख, जिसको बुलाया जाता है समुदाय, कि ये जो सफरिंग है, ये जो दुख है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका समुदाय क्या है। तीसरा, निरोध, सीजेशन, कि ये जो दुख है, ये जो सफरिंग है, ये खत्म कैसे होगी, ये इसका निरोध क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। और चौथा, मार्ग, मतलब पाथ, ये जो दुख है इससे अगर आपको निरोध चाहिए, अगर इससे आपको छुटकारा चाहिए, तो छुटकारे के लिए मार्ग क्या है, पाथ क्या है। बुद्धिज्म में बात की जाती है 4 मेजर नोबल ट्रुथ्स के बारे में। एक तो सीधे सीधे बोला जाता है कि भैया दुख है, अगर आप पैदा हुए हो तो दुख मिलेगा, सफरिंग मिलेगी, वो तो है ही। लेकिन फिर आगे बात की गई कि भैया ओरिजिन क्या है इस दुख का, समुदाय क्या है इस दुख का, ओरिजिन के बारे में बात की गई। फिर बताया गया कि इस दुख का निरोध क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये दुख सीज कैसे होगा, खत्म कैसे होगा। और फिर बताया गया कि इस दुख का निरोध करने के लिए किस मार्ग पे चलना पड़ेगा, किस पाथ पे चलना पड़ेगा। सिंपल, बुद्धिज्म में क्या बोला जा रहा है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, लाइफ में दुख होते ही होते हैं। और ये जो दुख होते हैं, ये जो सॉरो होता है, ये क्यों होता है, बिकॉज इंसान की डिजायर्स हैं, इंसान डिजायर्स में फंसा रहता है। और जब तक इंसान की डिजायर्स हैं तब तक इंसान इस संसार में फंसा रहेगा। ये जो साइकिल है रिपीटेड रीबर्थ की, कि पैदा हुए फिर मरे, फिर पैदा हुए फिर मरे, ये साइकिल देखने को मिलेगी। और जब तक ये साइकिल चलती रहेगी तब तक दुख होता रहेगा, तब तक सफरिंग होती रहेगी। तो मेन कॉज क्या है इस दुख का, डिजायर्स। और बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है कि ये जो डिजायर्स हैं आपकी, आप इनसे छुटकारा पा लो। अगर डिजायर से आपको छुटकारा मिल जाएगा तो आप फ्री हो जाओगे, तो आप एट पीस हो जाओगे। तो पूछा गया कि भैया डिजायर से छुटकारा कैसे मिलेगा। डिजायर से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको चलना पड़ेगा नोबल 8 फोल्ड पाथ के ऊपर, आपको चलना पड़ेगा अष्टांगिक मार्ग के ऊपर।
आपके जीवन में कंडक्ट कैसा होना चाहिए? अष्टांगिक मार्ग जैसा होना चाहिए, नोबल एट फोल्ड पाथ जैसा होना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग में 8 चीजों के बारे में बात की गई। एक तो राइट स्पीच, आपकी जो बोली है, आपकी जो भाषा है वो सही होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए। दूसरा राइट एक्शन, आपके जो एक्शंस हैं वो सही होने चाहिए, वो एथिकल होने चाहिए। तीसरा राइट लाइवलीहुड, आप जो काम कर रहे हो उसको ऑनेस्टली करो। चौथा राइट एफर्ट, एफर्ट सही होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। पांचवा राइट माइंडफुलनेस, राइट अवेयरनेस। छठवा राइट मेडिटेशन, सही तरीके से मेडिटेशन करो, अपने इनर सेल्फ को जानो। फिर अगला राइट थॉट्स, आपके विचार भी सही होने चाहिए। और फिर लास्ट राइट अंडरस्टैंडिंग, सुपरस्टिशन में बिलीव मत करो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो राइट होनी चाहिए। अल्टीमेटली अगर आपको डिजायर से छुटकारा पाना है, अगर आपको एट पीस होना है, तो आपको नोबल एट फोल्ड पाथ को अटेन करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग पे चलना पड़ेगा। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसमें 8 चीजों के बारे में बात की गई। कौन कौन सी? राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट थॉट्स एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। और बुद्ध के अकॉर्डिंग मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग या मिडिल वे डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ नोबल एट फोल्ड पाथ। कि ये जो नोबल एट फोल्ड पाथ है इसको पूरे तरीके से कहां पे डिस्क्राइब किया गया है? मिडिल पाथ में, मध्यम मार्ग। मतलब आपको मध्यम मार्ग के रास्ते पे चलना चाहिए। जब आप इस नोबल एट फोल्ड पाथ को फॉलो करोगे, मध्यम मार्ग के रास्ते पे चलोगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? लिबरेशन मिलेगा। इजी और सिंपल बात है। ये भी शायद आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बिकॉज बुद्धिज्म के बारे में इतनी बातचीत होती है। अच्छा, कुछ सॉन्ग्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं बुद्धिस्ट नन्स के साथ में। एक है उभरी सॉन्ग। बेसिकली इट इज अ डायलॉग बिटवीन उभरी एंड गौतम बुद्ध। श्रवस्ती नाम की एक जगह होती थी, वहां की एक विमेन थी जिनका नाम था उभरी। और उभरी की जो बेटी है जीवा, वो एक्सपायर हो गई थी, तो ये बेहद दुख में थी। जब ये दुख में थी तो ये बुद्ध से मिली और बुद्ध से इनकी बातचीत हुई। और इस डायलॉग के दौरान अल्टीमेटली ये जो उभरी हैं इनको अरहत का लेवल प्राप्त हो गया, इन्होंने एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिया। और ये जो उभरी और बुद्ध के बीच में डायलॉग है, इसी को क्या बोला जाता है? इसको उभरी सॉन्ग बुलाया जाता है। ऐसे ही एक है मीता सॉन्ग। एक साख्य विमेन हुई कपिलावस्तु में जिनका नाम था मीता। मीता आगे चल के बुद्धिस्ट नन बनेंगी, बुद्धिस्ट भिखुनी बनेंगी। और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी बुद्ध को लेके, बुद्धिज्म को लेके, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको मीता सॉन्ग बुलाया जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखना उबरी सॉन्ग एंड मीता सॉन्ग ये दोनों ही बुद्धिस्ट नन्स के सॉन्ग्स हैं। एक टर्म और है थेरी गाथा। ये जो थेरी गाथा है ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। एक टेक्स्ट है खुद का निकाय, बुद्धिज्म में एक टेक्स्ट चलता है खुद का निकाय, उसकी 9th बुक है ये थेरी गाथा। और थेरी गाथा में बेसिकली बुद्धिज्म के अंदर जो भी एनलाइटेंड विमेन्स हुई उनकी शॉर्ट पोएम्स हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स ऑफ अर्ली एनलाइटेंड विमेन्स। लगभग 73 पोएम्स हैं। तो थेरी गाथा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि खुद का निकाय की 9th बुक है और ये एनलाइटेंड वुमेन्स की शॉर्ट पोएम्स हैं। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। देखो, आज जितनी भी हमने बातचीत की है वो सारी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बुद्धिज्म से, जैनिज्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को भी ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और देखना कि कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आगे की बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।